हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट, जिसका हम 10th एडिशन कवर करेंगे। इसके ऑथर हैं अब्राहम सिल्बर्शस, पीटर बर्गेलविन और गेर्ग गेगने। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर 8 हम यहाँ पर कवर कर रहे थे, जिसमें हम पढ़ रहे थे डेडलॉक। हमने इसमें डेडलॉक से रिलेटेड चीजें पढ़ी थी, लाइक डेडलॉक की कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी मेथड, हैंडलिंग एंड हमने उसका पढ़ा था प्रिवेंशन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डेडलॉक अवॉइडेंस, क्योंकि ये सारे टॉपिक हमारे यूजीसी के रिलेटेड है और हम इसको डिटेल में इसलिए कवर करें क्योंकि पर्टिकुलर टॉपिक गिवन है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेडलॉक अवॉइडेंस समझते हैं। हमने डेडलॉक में 4 कंडीशन पढ़ी थी, तो ये वीडियो अगर कोई देख रहा है तो उससे पहले वो डेडलॉक वाली वीडियो आप जरूर देखें, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आएगा ना कि हम किस 4 कंडीशंस के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, सो डेडलॉक अवॉइडेंस मतलब क्या होता है? सबसे पहले अवॉइडेंस का अपना एक वर्ड है, अपना एक मीनिंग है कि हम उसको अवॉइड करें। ठीक है, तो आपको पता है कि डेडलॉक एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पर दो प्रोसेस सेम रिसोर्सेज के लिए रिक्वेस्ट करती है और दोनों ही इट्स लाइक जिद्दी होती है कि भाई मैं अपना रिसोर्स नहीं छोड़ूंगी जब तक मुझे दूसरा रिसोर्स नहीं मिल जाता। ठीक है, सो यहाँ पे एक कंडीशन बन जाती है कि वो लॉक हो जाता है, इसीलिए हम उसको डेडलॉक कह रहे हैं। ठीक है, और वो इतने लूप में फंस जाता है बिल्कुल डेड होने तक, तब तक वो चलता है, इसीलिए हम उसको डेडलॉक कह रहे हैं। ठीक है, प्रिवेंट डेडलॉक बाय लिमिटिंग हाउ रिक्वेस्ट कैन बी मेड। हम प्रिवेंट कर सकते हैं कैसे? कि हम रिक्वेस्ट जो रिसोर्सेज की रिक्वेस्ट है उनको लिमिट में कर दें, कि भाई एक जो प्रोसेस है वो लिमिटेड रिक्वेस्ट कर सके। ठीक है, लिमिट इंश्योर दैट एटलीस्ट वन ऑफ नेसेसरी कंडीशंस ऑफ डेडलॉक कैन नॉट अकर। जो मैंने 4 कंडीशंस पढ़ाई थी उनमें से एक कंडीशन हम ये देखेंगे कि एक कंडीशन नहीं बने जिससे हमारा डेडलॉक अकर नहीं होगा। ठीक है, सो वो 4 कंडीशंस क्या क्या है आपको पता है? होल्ड एंड वेट, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव और सर्कुलर वेट और नो प्रिम्पशन। ठीक है, सो ये चारों कंडीशन में से हम अगर ये चारों कंडीशन बन गई तो इट मस्ट बी डेडलॉक, है ना। और अगर ये चारों कंडीशन नहीं बनती है तो उस कंडीशन में तो डेडलॉक हुई नहीं, लेकिन हमको किसी भी एक कंडीशन को प्रिटेंड करना है, मतलब एक कंडीशन को बचाना है कि भाई अगर एक कंडीशन नहीं बनेगी तो डेडलॉक का नहीं होगा। ठीक है, पॉसिबल साइड इफेक्ट क्या है प्रिवेंटिंग डेडलॉक के? बाय मेथड हाउएवर लो डिवाइस यूटिलाइजेशन। मतलब अब जानते हो कि जब हम प्रिवेंट करते हैं ना तो उसमें डिवाइस का यूटिलाइजेशन कम होता है। और जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि जब हम सीपीयू की बात करते हैं या डिवाइस की बात करते हैं, हार्डवेयर की बात करते हैं, वी नीड टू यूटिलाइज्ड मोस्ट। ठीक है, जितना ज्यादा यूटिलाइज होगा हमारा जो डिवाइस है उतना अच्छा होगा। ठीक है, रिड्यूस सिस्टम थ्रोपुट। अब थ्रोपुट भी ज्यादा होना चाहिए। थ्रोपुट मतलब क्या होता है कि आप उस पर्टिकुलर टाइम में कितना वर्क कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड थ्रोपुट। और डिवाइस यूटिलाइजेशन मतलब पूरी तरीके से यूटिलाइज होना, उसको फ्री टाइम नहीं मिलना चाहिए, फ्री नहीं रहना चाहिए वो। ठीक है, अन अल्टरनेटिव मेथड क्या है कि अवॉइड कर दो डेडलॉक को टू रिक्वायर द एडिशनल इन्फॉर्मेशन हाउ रिसोर्सेज टू बी रिक्वेस्टेड। ठीक है, आप बस उसको अवॉइड कर दो सिंपली डेडलॉक को। बस हमको इसमें पता होना चाहिए कि कितने रिसोर्सेज के लिए रिक्वेस्ट आई है। ठीक है, आगे देखते हैं। द वेरियस एल्गोरिथम हम इसमें यूज करते हैं। दिस अप्रोच डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड, क्योंकि मैंने आपको अभी बोला है कि इसमें हम इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड लगेगी। आप कब इग्नोर कर पाओगे? जब आपको रिसोर्सेज के बारे में पता होगा। ठीक है, इट इज सिंपलेस्ट एंड मोस्ट यूजफुल मेथड फॉर ईच थ्रेड्स। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेज ईच टाइप ऑफ में नीडेड। हम देखते हैं कि कितने, मतलब हम जैसे कि मान लो कि मेरी एक प्रोसेस है तो इस प्रोसेस को मैक्सिमम नंबर 4 चाहिए, या मेरी एक और प्रोसेस है पी है, इसको मैक्सिमम नंबर कितनी चाहिए? 5 चाहिए। तो मतलब इनकी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसोर्स हमें देखना है। ठीक है, प्रायरी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है कि इट इज पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन एल्गोरिथम टू इंश्योर दैट सिस्टम विल नेवर एंटर द डेडलॉक। देखो, अगर हमको पहले से सारी चीजें पता होगी कि कौन सी रिसोर्स कितना मतलब कितने रिसोर्सेस, कौन सी प्रोसेस कितने रिसोर्सेस को मांग रही है या कितने रिसोर्सेस को जरूरत लगेंगे, तो उस हिसाब से हम हमारी एल्गोरिथम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि डेडलॉक अकर ना हो। डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम डायनेमिकली एग्जामिन करती है रिसोर्स एलोकेशन स्टेट को, जहां पर वो सर्कुलर वेट को बनने ही नहीं देगी। क्या बोल रहा है कि जब हम डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम यूज करेंगे तो वहां पर हम डायनेमिकली सॉल्व करेंगे। ठीक है, और हम सर्कुलर वेट कंडीशन को बनने नहीं देंगे। रिसोर्स एलोकेशन स्टेट इज डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ अवेलेबल एलोकेटेड रिसोर्स एंड द मैक्सिमम डिमांड। ठीक है, तो अभी हम जब ये आपको हो सकता है शायद अभी समझ नहीं आया, पर जब हम बैंकर्स एल्गोरिथम में पढ़ेंगे ना तो वहां हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज और मैक्सिमम नंबर ऑफ डिमांड और रिमेनिंग नीड। ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है।
सेफ स्टेट। सो देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ सेफ की, तो सेफ मतलब क्या होता है कि अगर हम बात करें किसी भी प्रोसेस की, और मान लो कि मेरे उस प्रोसेस को रिक्वायरमेंट नीड है 4 रिसोर्सेज की, और मेरे पास 5 रिसोर्स अवेलेबल है, तो आई कैन प्रोवाइड दिस, ठीक है, मैं इसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकती हूँ, तो दिस इज कॉल्ड द सेफ स्टेट, ठीक है। अ सेफ स्टेट इफ द सिस्टम एलोकेटेड रिसोर्स टू ईच थ्रेड इज अप टू इट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ, ठीक है, इन सम ऑर्डर एंड स्टिल अवॉइड द डेडलॉक। अगर मान लो कि मेरे पास 5 रिसोर्सेस है और एक ही प्रोसेस है, तो उसको जैसे नीड लगेगी वैसे ऑर्डर में मैं प्रोसेस को प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। मोर फॉर्मली, इन सेफ स्टेट ओनली इफ एग्जिस्ट व्हेन द सेफ सीक्वेंस, अगर सीक्वेंस सेफ होगा तो सेफ स्टेट होगी, तो हम कह सकते हैं कि सेफ स्टेट इज डिपेंड ऑन द सेफ सीक्वेंस, ठीक है। मतलब ऐसा भी हो सकता है ना, मान लो कि पी, अब मेरे पास ये P1 है और ये P2 है, ठीक है। अब देखो, जैसे हो सकता है कि 1, 2, 3 और 4 रिसोर्स है। अब जैसे ही इस P1 को 1 रिसोर्स से काम हुआ, तो हम ये इसको रिलीज कर देगा, तो हम इसको ये प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। सेम फिर सेकेंड के लिए, थर्ड के लिए, तो हो सकता है दोनों का सीक्वेंस सेम हो रिसोर्सेज के लिए, तो पहले हम P1 को चलाएंगे क्योंकि उसकी प्रायोरिटी P4 रहेगी, और फिर हम उसको फर्दर P2 को प्रोवाइड करते जाएंगे, तो दैट इज कॉल्ड द सेफ सीक्वेंस, ठीक है। अब यहाँ पे सेफ, अनसेफ और डेडलॉक स्टेट देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। इस चार्ट से आप है ना बहुत सारी चीजें डिटेक्ट कर सकते हो। देखो, अब इसका कंडीशन क्या है कि जो सेफ स्टेट है वो सेफ रहेगी, ना उसमें अनसेफ आएगा ना उसमें डेडलॉक आएगा, ठीक है। अब जो स्टेट अनसेफ है वो डेडलॉक है क्या? हम ये नहीं देखो, जो डेडलॉक है वो अनसेफ है डेफिनेटली, लेकिन जो अनसेफ है वो डेडलॉक नहीं हो सकती, क्योंकि अनसेफ के अंदर डेडलॉक प्रोवाइड है, ठीक है। तो जो अनसेफ है ना, वो मे नॉट भी डेडलॉक अगर हो सकता है ना, वो थोड़े टाइम के लिए ही अनसेफ हो। सो दैट इज द कंडीशन, ए सेफ स्टेट इज नॉट डेडलॉक। आप जानते हो, मैंने आपको बता दिया, डेडलॉक स्टेट इज अनसेफ। अब डेडलॉक स्टेट जो होगी वो अनसेफ होगी डेफिनेटली, ठीक है। नॉट ऑल द अनसेफ स्टेट आर डेडलॉक, मैंने वही बताया आपको कि जो सारी जो अनसेफ स्टेट है वो डेडलॉक में नहीं होगी, क्योंकि डेडलॉक एक पर्टिकुलर पार्ट है अनसेफ स्टेट का, ठीक है। ये अनसेफ स्टेट मे टू बी लीड, मतलब जरूरी नहीं है वो मे और मे नॉट बी वाली कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। स्टेट इज सेफ, ऑपरेटिंग सिस्टम कैन अवॉइड अनसेफ, है ना। स्टेट जब सेफ होगी, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? अवॉइड करता है अनसेफ स्टेट को। In unsafe state, the operating system cannot prevent the thread from requesting resources in such way that deadlock occur। क्या बोल रहा है कि जब अनसेफ स्टेट की हम बात करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना वो प्रिटेंड नहीं कर पाता है। हम अगर बात करें कि सेफ स्टेट, तो वहां पर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत अच्छे से काम करता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें जब अनसेफ स्टेट की, तो वहां ऑपरेटिंग सिस्टम प्रिवेंट ही नहीं कर पाता है, ठीक है। द बिहेवियर ऑफ थ्रेड इज अनसेफ, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर है मैक्सिमम नीड और करेंट नीड। ये हमारी प्रोसेस है, मान लो T1, T2, T3, ठीक है। इनकी मैक्सिमम नीड है 10, ठीक है, और इसको करंटली एलोकेट कर दी मैंने 5, तो अभी इसको और कितने की जरूरत पड़ेगी? 5 की और पड़ेगी, क्योंकि इसको टोटल 10 चाहिए। यहाँ पर मेरे पास अभी इसकी टोटल नीड कितनी है? 4, मतलब इसको कितने की जरूरत है? 4। इसको एलोकेट कितनी करी हमने? करंटली 2, तो इसको 2 की और नीड लगेगी बाद में, ठीक है। यहाँ पर कितने? 9, और यहाँ पर कितने हैं? 2, यानी कि इसको 9 थी तो इसको 2 रिसोर्स हमने प्रोवाइड करवा दिए। या हम कह सकते हैं लाइक चॉकलेट की बात कर सकते हैं कि अगर हमारे पास 9 चॉकलेट्स हैं और मतलब हमको 9 चॉकलेट की जरूरत है, हमारे पास 9 स्टूडेंट है और हमारे पास 2 चॉकलेट ऑलरेडी है करेंटली, तो टोटल कितनी चॉकलेट्स और रिमेनिंग रहेगी? 7, है ना। तो यहाँ पर आप बस इस फंडे से याद रख सकते हैं, ये इसको हम बोलते हैं रिमेनिंग नीड, कितने की जरूरत है। तो अगर मैं इन सभी प्रोसेस को एक साथ चलाना चाहूँ तो मेरे को टोटल रिसोर्सेज की नीड कितनी होगी? 17 रिसोर्सेज आई नीड टू, ठीक है, क्योंकि इन सभी रिसोर्स को चलाने के लिए एक साथ मुझे 17 रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी, तब मैं इनकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर पाऊंगी, ठीक है। या फिर पहले मैं P1 की T0 की कंडीशन पूरी फुलफिल कर दूं और जितना भी मेरे पास जितने भी रिसोर्स है ये रिलीज कर देगा 10 के 10, और बाकी उन 10 से हम इनकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज द अनदर कंडीशन टू इन इट, ठीक है। अब देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ अनसेफ स्टेट, सॉरी concept of safe state. We can define the algorithm avoidance algorithm system never deadlock occur। आप जानते हैं अवॉइडेंस में क्या होता है? हम ये इंश्योर करते हैं कि डेडलॉक में जा ही नहीं, है ना, हमारा जो प्रोसेस है वो डेडलॉक में नहीं जाए, ठीक है। सिंपली हम ये इंश्योर करते हैं कि स्टेट हमेशा सेफ रहे, द सिस्टम इज इन सेफ स्टेट
वही बात बोल रहा है बार बार। थ्रेड रिक्वेस्ट ए रिसोर्स इज करंटली अवेलेबल, द सिस्टम मस्ट डिसाइड द रिसोर्स कैन बी एलोकेटेड इमीडिएटली। थ्रेड रिक्वेस्ट मतलब एक रिसोर्सेज के लिए रिक्वेस्ट करता है, करंटली अवेलेबल होता है तो वो उसको एलोकेट कर देता है इमीडिएटली, अगर नहीं होता है तो फिर थ्रेड को वेट करना पड़ता है। रिक्वेस्ट ग्रांट, अगर रिक्वेस्ट ग्रांटेड हो जाती है तो एलोकेशन लीव्स द सिस्टम इन द सेफ स्टेट। ठीक है, मान लो कि अगर सारी, मैंने आपको भी बताया ना कि अगर मैं यहाँ पर इसको सारी कंडीशन फुलफिल कर दूंगी तो फिर इसका मतलब क्या है कि ये जो प्रोसेस है ये तो सेफ स्टेट खेल गई, है ना। सो यहाँ पर वही चीज बोल रहा है कि अगर उसको सारी प्रोसेस मिल जाती है और वो एलोकेट हो जाता है अच्छे से तो वो सेफ स्टेट में रहेगा। ठीक है, इन दिस स्कीम थ्रेड रिक्वेस्ट रिसोर्सेज दिस करेंटली अवेलेबल में स्टिल हैव टू वेट। अगर मान लो कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई करेंटली अवेलेबल तो है बट हम उसको प्रोवाइड नहीं कर सकते क्योंकि वो किसी और ने होल्ड पे कर रखा है। सो वहां पर क्या होता है कि कभी कभी उसको वेट करना पड़ता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ की। A resource allocation systems only one instance of each resources। ठीक है, मतलब एक इंस्टांस के हर एक रिसोर्स के पास अपने एक इंस्टांस होंगे। वी कैन यूज अ वेरिएंट ऑफ रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। हम रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ के बहुत सारे वेरिएंट पढ़ते हैं। इन एडिशन अगर मैं बात करती हूँ रिक्वेस्ट की, असाइनमेंट एज की ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड हमने पढ़ लिया है। ठीक है, वी इंट्रोड्यूस न्यू टाइप्स ऑफ एजेस विच इज काम एजेस। ठीक है, काम एजेस क्या होता है तो पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो जब हम चेक करते हैं सेफ्टी के लिए बाय यूजिंग साइकिल डिटेक्शन के, भाई साइकिल तो डिटेक्ट नहीं हो रही है, और एल्गोरिथम टू डिटेक्टिंग अ साइकिल इन दिस ग्राफ रिक्वायर्स एन स्क्वायर ऑपरेशन। कितने ऑपरेशंस लगेंगे? एन स्क्वायर, जब आपके पास एन नंबर ऑफ थ्रेड होंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, बहुत हाई चांसेस होते हैं क्योंकि आपको नंबर ऑफ ऑपरेशंस पूछे जा सकते हैं ना। तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जितनी नंबर ऑफ प्रोसेस होंगी उतने नंबर ऑफ ऑपरेशन होंगे, लेकिन नहीं, नंबर ऑफ प्रोसेस कितनी है? एन, और नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने लग रहे हैं? एन स्क्वायर। ठीक है, अगर कोई साइकिल एग्जिस्ट ही नहीं करती है तो फिर एलोकेशन क्या करता है, मतलब सारे रिसोर्स हम एलोकेट कर देते हैं और वो सेफ स्टेट में होती है। अगर कोई साइकिल फाउंड होती है यानी साइकिल मिलती है हमें, तो फिर हम उस जो सिस्टम को अनसेफ स्टेट में डाल देते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो स्टेट, अनसेफ स्टेट जो है वो डेडलॉक में है या नहीं। ठीक है, क्योंकि आपने भी देखा कि अनसेफ स्टेट में डेडलॉक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अ साइकिल इंडिकेट्स द सिस्टम हैज अ अनसेफ स्टेट बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि वो डेडलॉक में हो। T1 रिक्वेस्ट कर रहा है R2 के लिए, T2 रिक्वेस्ट कर रहा है R1 के लिए। ठीक है, देन डेडलॉक विल अकर। अब अगर मैं बात करूं बैंकर्स एल्गोरिथम की, तो इट इज अवॉइडेंस एल्गोरिथम, बहुत इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है, आप याद रखना इसको। मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, बहुत सारी बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रिवेंशन में आता है कि क्या। तो देखो बैंकर्स एल्गोरिथम का मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ कि मान लो कि हम बैंक में गए और हमारा फ्रेंड हमें मिल गया लाइन में, तो वो आपको अवॉइड कर रहा है क्योंकि वो लाइन में आपसे आगे खड़ा है, तो आप उसकी जगह ना ले लो। इस टाइप से भी आप कुछ याद रख सकते हो, या आप ऐसे याद रख सकते हो बैंक मैनेजर आपको अवॉइड कर रहा है, तो अवॉइडेंस यहाँ पर बैंकर्स से आप याद रखना। ठीक है, अब देखो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर रिसोर्स एलोकेशन सिस्टम फॉर मल्टीपल इंस्टांसेस। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ तब वर्क करती है जब एक इंस्टांस हो हमारे पास, एक इंस्टांस मतलब एक रिसोर्सेस। अभी हम देखेंगे कि मैं इंस्टांस मतलब क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है, पर जब हम मल्टीपल इंस्टेंसेस की बात करते हैं तो फिर वहां पर वो चीज एप्लीकेबल नहीं होती है। ठीक है, रिसोर्स का टाइप ही होता है एक तरीके से रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ फ्रॉम डेडलॉक अवॉइडेंस। तो देखो यहाँ पर T1 है, T1 है, T1 ने क्या कर रखा है, इसको R1 को, R1 के लिए मतलब T1 है R1 के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है और R2 को होल्ड करके बैठा है, और R1 जो है वो T1 को, T2 को होल्ड करके बैठा है, लेकिन वो किसके लिए रिक्वेस्ट कर रहा है? R2 के लिए। सो दैट इज द रिसोर्स एलोकेशन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही रिसोर्स के लिए वो डिमांड कर रहे हैं। यहाँ पर एक ही इंस्टांस है, लेकिन एक से ज्यादा जब मल्टीपल आते हैं तो फिर बहुत प्रॉब्लम होती है। सो डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम विद डिस्क्राइब एप्लीकेबल टू सच सिस्टम बट लेस एफिशिएंट। आपने देखा, ठीक है, क्योंकि रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ सिर्फ एक इंस्टांस के लिए वर्क करती है। दिस एल्गोरिथम इज कॉमनली नोन एज बैंकर्स एल्गोरिथम, जहां पर ये थोड़ी लेस एफिशिएंट हो सकती है बट इट इज मोस्टली इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पर हम मल्टीपल इंस्टांस को यूज करते हैं। द नेम वॉज चूजन बिकॉज द algorithm could use banking system to ensure that a bank never allocate to available cash। देखो बैंकर सिस्टम क्या होता है कि बैंक हमें अवेलेबल कैश प्रोवाइड नहीं करता है, सच वे दैट कुड नॉट हैव अ लॉन्गर सेफ्टी नीड टू बी ऑल कस्टमर। मान लो कि मैं जा रही हूँ लोन लेने, है ना, मान लो कि मैंने बैंक से बोला मुझे पैसे चाहिए, अगर मेरे बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है और वो अपने को लोन देगा
या कैश देगा, तो वो किस कंडीशन में देगा, जब हमारे पास कोई लॉन्गर सेफ्टी होगी। जैसे कि लाइक मेरे पास कोई घर होगा तो मैं उसको गिरवी रख सकती हूँ। अगर मान लो कि कस्टमर पैसे लेके चला गया तो फिर बैंक कहाँ से चुकाएगी। तो बैंक क्या करती है, अपनी नीड देखती है कि मतलब उसके पास अवेलेबल है या नहीं, ठीक है। वेन न्यू थ्रेड एंटर द सिस्टम, जब न्यू थ्रेड एंटर होती है सिस्टम में, मस्ट डिक्लेयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टांस ऑफ इच रिसोर्सेज दैट में नीड। जैसे ही वो थ्रेड एंटर होगी सिस्टम में, वो पहले डिक्लेयर करेगी, वो बताएगी कि उसको कितने नंबर ऑफ इंस्टांसेस की नीड है। लाइक P1 है, P1 को 10 की नीड है, तो वो पहले से बता देगी जैसे वो एंटर करेगी कि मेरे को 10 की नीड है, ठीक है। जैसे आप किसी स्कूल या किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हो तो आप बता देते हो कि मेरे भाई मेरा इतना इतना बजट है, या फिर आप किसी कोई रूम रेंट से जाते हो तब, ठीक है। द नंबर में बी नॉट बी एग्जिस्ट द टोटल नंबर ऑफ रिसोर्सेज। अब ये नंबर 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखो मान लो कि मेरे पास है 11 रिसोर्सेज, इंस्टांसेस इसको हम बोलेंगे। अगर मान लो कि इंस्टांसेस मेरे पास 11 है और इसको 10 की नीड है तो इट इज ओके। बट अगर मेरे पास 10 है और इसको इसको रिसोर्स मान लो कि मेरे पास 11 है और इसको नीड है 16 की, तो कैसे भी करके इन मतलब मैं कितना ही ट्राई कर लूं, मैं एलोकेट कर ही नहीं सकती, क्योंकि स्टिल इसको 5 कम पड़ेंगे, ठीक है। सो उसको हम चेक करने से पहले ये देखेंगे कि उसके पास उतना भी पैसा है कि नहीं। मान लो हम भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है। व्हेन यूजर रिक्वेस्ट सेट ऑफ रिसोर्सेज टू सिस्टम मस्ट डिटरमाइन द एलोकेशन ऑफ दिस रिसोर्स विल लीव द सिस्टम सेफ स्टेट। अगर वो डिटरमाइन, देखो ये सारी प्रोसेस होती है। अब यहाँ पर देख सकते हो कि अगर मैं 11 और 10 का कॉम्बो लूंगी तो इट इज सेफ, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रोसेस को कितनी नीड है 10 की और हमारे पास 11 है। लेकिन अगर मैं 11 और 16 का कॉम्बो लूंगी जहां पर प्रोसेस को 16 की नीड है, तो इट मस्ट बी डेडलॉक, ठीक है। सो हम जितना हो सके सेफ स्टेट की तरफ मूव करेंगे। इफ इट विल बी रिसोर्स आर एलोकेटेड अदरवाइज थ्रेड मस्ट बी वेट। अगर रिसोर्स ऑलरेडी एलोकेटेड है तो थ्रेड वेट करेगी, कॉमन सी बात है। सेवरेज डेटा स्ट्रक्चर मस्ट बी मेंटेन टू इम्प्लीमेंट द बैंकर्स एल्गोरिथम। बहुत सारी बार हम इसको यूज करते हैं। द डेटा स्ट्रक्चर एनकोड द स्टेट ऑफ रिसोर्स एलोकेशन सिस्टम। जहां पर अगर बात करते हैं तो n नंबर ऑफ थ्रेड्स होते हैं और m नंबर ऑफ रिसोर्सेस होते हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द बैंकर्स एल्गोरिथम। अभी हम इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं अवेलेबल की, तो आप जानते हो अवेलेबल मतलब क्या, कि हमारे पास उतने रिसोर्स अवेलेबल है कि नहीं, मैक्सिमम कितनी नीड है उसकी, हमने कितने एलोकेट करे हैं और कितने की उसको नीड है, ठीक है। मैक्सिमम डिमांड देख रहे हैं हम इसमें, और उसमें रिमेनिंग उसकी नीड कितनी है। सो देख देख लीजिए, अभी ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं शायद आपको समझ नहीं आएंगे। कीवर्ड जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना बैंकर्स एल्गोरिथम को, आपको क्लियरली अंडरस्टूड होगा, ठीक है। दिस एल्गोरिथम में रिक्वायर द ऑर्डर ऑफ m इंटू एन स्क्वायर ऑपरेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ही ज्यादा, क्योंकि यहाँ से वो डायरेक्ट m इंटू एन को ही पूछेगा, और कंफ्यूज करने के लिए वो m स्क्वायर इंटू एन भी दे सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक चीज मैं आपको समझा दूं, रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिथम की जब रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करेगी तो उसमें क्या होगा कि रिक्वेस्ट हमेशा लेस देन होनी चाहिए नीड से। मान लो मैंने आपको बता दिया है कि उसकी नीड इतनी ज्यादा है, उसकी नीड हमेशा मतलब नीड ज्यादा होनी चाहिए, नीड बड़ी होनी चाहिए, रिक्वेस्ट उसकी कम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, एरर कंडीशन, ठीक है। एरर कंडीशन कैसे है कि मान लो कि उसकी मान लो कि मेरे पास रिक्वेस्ट है 16 की और मेरे को नीड कितने की है 18 की। तो मेरे पास मतलब अगर मेरे पास इंस्टांसेस 16 होंगे तो मैं 18 कैसे प्रोवाइड करवाऊंगी, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड द एरर कंडीशन। रिक्वेस्ट और अवेलेबल, तो इट मस्ट बी रिसोर्स इज नॉट अवेलेबल। अगर रिसोर्स अवेलेबल नहीं होगा तो क्योंकि अवेलेबल ग्रेटर है ना, तो वहां पर भी रिक्वेस्ट ही फंसेगी। सो कंडीशन क्या होनी चाहिए कि अवेलेबल है तो अवेलेबल माइनस रिक्वेस्ट, ठीक है। एलोकेशन है तो एलोकेशन में रिक्वेस्ट प्लस कर दो, या नीड है तो नीड माइनस रिक्वेस्ट कर दो, ठीक है। सो एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखो सबसे पहले अगर मैं बैंकर्स एल्गोरिथम की बात करूं और यहाँ पर हमारे पास 3 रिसोर्सेज हैं, लाइक ए बी सी, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ ए के पास कितने इंस्टांसेस है, टोटल 10, ठीक है। ए के पास कितने हैं 10, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, या फिर मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ, वेट। ए के पास कितने रिसोर्सेस है 10, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ आगे बी के पास कितने इंस्टांसेस है 5। तो बी अपने आप में एक रिसोर्स का टाइप है और इसके पास कितने इंस्टांस है 5, ठीक है। लास्ट आता है सी। सी की बात करते हैं तो सी हैज 7 इंस्टांसेस, क्लियर है।
अब जो ये सिनेरियो है, ये पूरा एलोकेशन और मैक्सिमम, ये आपको सब गिवन रहेगा, ठीक है। हमने निकाला अवेलेबल। अवेलेबल कैसे निकालते हैं मैं आपको भी बताती हूँ। तो देखो, आपको एलोकेशन गिवन रहेगा कि एबीसी को कितना एलोकेट कर दिया है, उसकी मैक्सिमम नीड कितनी है, यानी कि ए में T0 में ए को कितना चाहिए था 7, हमने अभी कितना एलोकेट कर रखा है 0, ठीक है। बी में कितना चाहिए था 5, हमने एलोकेट कर रखा है 1, ठीक है। सी में कितना 3 और हमने एलोकेट कर रखा है 0। सो दैट मीन्स क्या कि हम इसमें नीड निकालेंगे कि रिमेनिंग उसको नीड कितनी है। सबसे पहले हम अवेलेबल निकाल लेते हैं कि एबीसी कितने बचे, आपने कितने एलोकेट कर दिए। इट्स लाइक कि हम है ना पेन कॉपी और ये बांट रहे हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि हम कंप्यूटर या पीसी बांट रहे हैं। तो अब उस हिसाब से हम देखेंगे हमने कितने एलोकेट कर दिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, और कितने रिमेनिंग है। तो देखो ए बी सी है। अब यहाँ पर आप देखो कि ए से बात करते हैं, तो ए में हमने कितने एलोकेट कर दिए 2 3 5 और 6 7। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो हमने कितने एलोकेट कर दिए टोटल 7 ए में, ठीक है। नेक्स्ट आता है बी में, हमने कितने एलोकेट कर रखे ऑलरेडी 2, ठीक है। सी में कितने कर रखे हैं 5, ठीक है। सो यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया होगा आई थिंक। तो 7 2 और 5 आपने एलोकेट कर रखे। अब देखो ए में टोटल इंस्टांस कितने थे 10 थे, आपने कितने एलोकेट कर रखे हैं 10 7 बिजी हैं, तो टोटल कितने बचेंगे 3। अभी हमारे पास 3 रिमेनिंग है जो कि हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब बी की बात करते हैं। तो बी में आप देखो यहाँ पर बी में हमारे पास कितने हैं 2 एलोकेटेड है ऑलरेडी। तो 5 में से अगर हमने 2 माइनस कर दिया, क्योंकि 2 बिजी है, हम 2 को यूज नहीं कर सकते, तो 3 को यूज कर सकते हैं। तो रिमेनिंग कितने बचे बी में 3, ठीक है। तो ये जो 3 3 2 है ना, ये यहाँ से आया है, ठीक है। अब 7 में से अगर हम 5, क्योंकि सी में हमने 5 एलोकेट कर रखे, तो 5 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 2। सो दैट इज कॉल्ड द रिमेनिंग या अवेलेबल रिसोर्सेस देयर इज। तो हम इन अवेलेबल रिसोर्सेस जो है इसी को यूज करेंगे, और यूज करने से पहले हम क्या निकालेंगे रिमेनिंग नीड। तो मैं बताती हूँ, इसको हम बोलते हैं रिमेनिंग नीड, मोस्टली इसको रिमेनिंग नीड बोलते हैं, यहाँ पे सिर्फ नीड लिखा हुआ है। अब देखो रिमेनिंग नीड का मतलब क्या, कि अगर लेट सपोज कि मुझे 10 पीसी चाहिए, है ना, 10 पीसी चाहिए, और अभी प्रिंसिपल सर के पास या एचओडी के पास सिर्फ 8 पीसी ही अवेलेबल है, उन्होंने मुझे एलोकेट कर दिए, है ना। तो अभी मेरे पास कितने और चाहिए, मुझे रिमेनिंग 2 पीसी की और मुझे नीड है। सो दैट इज कॉल्ड द रिमेनिंग नीड, यानी मुझे चाहिए थे 10 पीसी, और अगर प्रिंसिपल सर ने मुझे 8 पीसी प्रोवाइड कर दिए, देन आई रिमेनिंग नीड कितनी हो जाएगी, आई नीड 2 पीसी मोर, ठीक है। सो जब भी उनके पास आएंगे वो इसको हमें प्रोवाइड कर देंगे। सो ये फंडा होता है। अब आप इससे इस एग्जांपल से सिंपली याद रखना, यहाँ पर एबीसी का इतना कोई रोल नहीं है, आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो अब देखते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं रिमेनिंग नीड कैसे निकालते हैं। रिमेनिंग नीड का फॉर्मूला है कि मैक्सिमम माइनस एलोकेशन, यानी कि इसमें से इसको हम माइनस कर देंगे, क्योंकि ये मैक्सिमम है, हमको इसमें चाहिए इतने चाहिए, और मेरे को ऑलरेडी एलोकेट कर रखे इतने, तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि हमें कितने और एलोकेशन चाहिए, ठीक है। तो देखो 7 में से 0 माइनस किया तो कितना आया 7, ठीक है। या आप डायरेक्टली भी इसको ऐसे कर सकते हो 7 5 3 माइनस 0 1 0, ठीक है। तो 7 माइनस 3 यहाँ कितना आ जाएगा 3 4 सॉरी हाँ 4, और कितना आ जाएगा 7। तो 7 4 3 आ गया, ठीक है। इस टाइप से जब आप माइनस करोगे सब में आपका आंसर मिल जाएगा। देखो 3 2 2 माइनस 2 0 0, तो 3 में से 2 गया, कितना बचा 1, और 2 2 एज इट इज आ जाएगा। तो इस टाइप से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी रिमेनिंग नीड आ जाएगी। सिंपली इसमें माइनस करना है, कोई बड़ी डील नहीं है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं इसको, इसके हम सेफ स्कोर निकालेंगे। सेफ देखो यहाँ पर ही मैं बता देती हूँ आपको कि हम इसके इसमें सेफ जो कैसे निकालेंगे कि सेफ सीक्वेंस कौन सा है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर इसकी, ठीक है। यहाँ पर अवेलेबल है हमारे पास 3 2 2। अब आपको पता है कि रिमेनिंग नीड ये है, तो आप इनमें से 3 3 2, आपको 3 3 2 को याद रखना है, ऐसा कौन सा है जिसको आप एलोकेट कर सकते हो। देखो इसको 7 की नीड है और हमारे पास कितना है 3 है, तो ये तो पहले ही हट गया, ठीक है। सेकेंड आता है 1 2 2, है ना। तो यस यू विल अप्लाई दिस, क्योंकि देखो यहाँ पर ये तीनों इससे कम है, 3 3 और 2, यहाँ पे कितना चाहिए 1 2 2, तो ये तीनों आपके लिए अवेलेबल है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो T2 भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे 6 मांगा है डायरेक्टली। अगेन T3 भी अवेलेबल है, क्योंकि देखो T3 में सिर्फ 1 1 मांगा और आपके पास तो 3 2 है ना। और अगेन आप T4 को भी नहीं यूज कर सकते, क्योंकि 4 मांगा, हमारे पास मैक्स टू मैक्स कितने 3 है। सो आप T1 और T
आप T1 और T3 को चला सकते हो। तो या तो पहली प्रोसेस कौन सी होगी, T1 या फिर T3। अगर मैं सिर्फ T1 को लेती हूँ जस्ट बिकॉज क्योंकि T1 फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है ना, तो T1 को मैं यूज करती हूँ, तो मैं यहाँ से T1 को हटा भी दूंगी। ठीक है, अब मैं T1 को हटा रही हूँ, तो T1 की जो जितनी भी नीड थी वो कंप्लीट होगी, तो T1 यहाँ से खत्म हो जाएगा। अगर आप इसको जब आप इस पहली आप इसको चला दोगे तो यहाँ पर आपको कितना मिल जाएगा, 230। ठीक है, फिर आप अगेन से चलाते जाओगे T3 को, क्योंकि मैं आप सेकंड नंबर पे इसी की कम नीड है, तो फिर आप इससे सारे जो एलोकेशन हम छीन लेंगे। उसके बाद फिर कौन सी चलेगी, T4, क्योंकि हम उसके जस्ट बाद वाली चलाएंगे, है ना, क्योंकि हम एक के बाद एक चला रहे हैं, मतलब फीफो ऐसे जो पहले आएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम अगेन से कहां पर जा रहे हैं, T0 पे। ठीक है, तो T0 की नीड पूरी हो रही क्या, हाँ हो जाएगी, इसीलिए हम T0 को पहले कर रहे हैं, T2 को बाद में, क्योंकि ये एक सर्किल चलता है, लाइक T0 फिर T1 फिर T2, तो इस टाइप से डाउनवर्ड जाएगा और फिर ये वापिस से अपवर्ड आएगा। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड द सेफ सीक्वेंस। और अगर यहाँ पर अगर मान लो कि ये स्टक कब हो जाता, जब मेरे पास मान लो कि अगर यहाँ पर है, यहाँ पर इसको नीड कितने की थी, अगर यहाँ पर मैं देखूं, यहाँ पर सबसे मिनिमम नीड थी 011 की, और अगर मेरे पास तीनों ही जो होते वो 00 होते, या फिर यहाँ पर इसको नीड होती, अगर ये कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं करता, अगर इसको 44 की नीड होती और यहाँ पर अगर हम लिख दे 4, तो फिर हमारे पास सेफ सीक्वेंस नहीं होता, फिर ये डेडलॉक में होता। क्यों, क्योंकि हमारे पास 332 है और यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो 3 को फुलफिल कर रहा है। ठीक है, हम ए से भी निकाल सकते थे, सो दैट इज कॉल्ड द डेडलॉक। ठीक है, अब देखो 330 बाय टी कैन नॉट बी ग्रांटेड, सेम वो सारी चीजें जो मैंने आपको बताई वो सारी इसने लिख दी है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम डेडलॉक डिटेक्शन की बात करते हैं, डेडलॉक को डिटेक्ट करना। तो इफ द सिस्टम डज नॉट एम्प्लॉय आइदर डेडलॉक प्रिवेंट और डेडलॉक अवॉइडेंस, अगर हम सिस्टम की बात करते हैं तो सिस्टम या तो डेडलॉक प्रिवेंट करता है या फिर डेडलॉक को अवॉइड करता है। डेडलॉक सिचुएशन में अकर इन दिस एनवायरनमेंट की एक एल्गोरिथम है, एग्जामिन करती है स्टेट का, और फिर वो देखती है कि डेडलॉक अकर हो रहा है या नहीं। ठीक है, एक एल्गोरिथम है जो रिकवर करती है डेडलॉक से। ठीक है, तो देखो जो डिटेक्ट करती है वो क्या होती है, हमने देखा कि जो हम एल्गोरिथम इग्नोरेंस का पढ़ रहे थे कि जहां पर हम जो डेडलॉक है उसको प्रिवेंट कर रहे थे, डिटेक्ट कर रहे थे, तो वहां पर हम बैंकर्स एल्गोरिथम, अवॉइडेंस में हम बैंकर्स एल्गोरिथम का यूज कर रहे थे। मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई है कि जैसे आप कैसे याद रख सकते हो कि बैंकर्स एल्गोरिथम जो है वो अवॉइडेंस एल्गोरिथम है। तो आप बैंक में जाते हो और कोई आपको लाइन में मिल जाता है आपका फ्रेंड, तो आपको अवॉइड करता है क्योंकि वो आपसे लाइन में आगे है, ताकि आप उसके साथ ना पहुंच जाओ। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड द अवॉइडेंस, आप ऐसे इसको याद रख सकते हो ट्रिक से। अब डेडलॉक डिटेक्शन होता है, तो जब हम डिटेक्ट करते हैं फिर हम उसको रिकवर करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर दो चीजें आती है, सबसे पहले आती है सिंगल इंस्टांस ऑफ इच रिसोर्सेस, क्योंकि ऑल रिसोर्सेस के पास अपने एक सिंगल इंस्टांसेस होते हैं। वी कैन डिफाइन डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम, जहां पर हम वेट फॉर ग्राफ का यूज करते हैं। तो डेडलॉक डिटेक्शन में आप एक चीज याद रखना कि हम इसमें वेट फॉर ग्राफ का यूज करते हैं। ठीक है, वी ऑब्टेन द ग्राफ फ्रॉम रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ बाय रिमूविंग रिसोर्सेस नोड्स कोलैप्स टू एप्रोप्रिएट एजेस। ठीक है, हम क्या करते हैं, इस वेट फॉर ग्राफ को कहां से प्राप्त करते हैं, कहां से ऑब्टेन करते हैं, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ से, जिसमें हम क्या करते हैं पता है कि हम क्या करते हैं, उसकी नोड्स को रिमूव कर देते हैं और कोलैप्सिंग करते हैं एप्रोप्रिएट एजेस। ठीक है, सो दैट इज अबाउट दिस। देखो ये रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है और ये वेट फॉर ग्राफ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देख सकते हो आप कितनी सारी नोड्स है ना, 1 2 3 4 5 ये नोड्स है, और इसमें क्या रिसोर्सेज भी गिवन है। लेकिन जब हम वेट फॉर ग्राफ बनाते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये आपको कुछ सिमिलर ही दिखेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बनाऊं कि देखो सेम बना सकते हैं हम, तो ये इसी से बनता है। ठीक है, और हमने ये बीच में हटा दिया। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड कि नोड, जो हम सारी एजेस को हटाते हैं जो हमारे लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, इन सबको हम रिमूव कर देते हैं और खाली हमारे नोड्स कनेक्टेड रहने चाहिए। तो एक चीज क्लियर है कि वेट फॉर ग्राफ में हमारे जो एजेस हैं और जो नोड्स है वो कनेक्टेड होने चाहिए एक दूसरे से। ठीक है, अब आगे देखते हैं। टू डिटेक्ट डेडलॉक्स द सिस्टम नीड मेंटेन द वेट फॉर ग्राफ। ऑब्वियसली हमने देखा कि अगर हमको डेडलॉक को डिटेक्ट करना है तो हमें सिस्टम को मेंटेन करना पड़ेगा, पीरियोडिकली इवोक करना पड़ेगा अन एल्गोरिथम को, जहां पर आपको साइकिल ग्राफ की मदद लेनी पड़ेगी। ठीक है, एक एल्गोरिथम है जो डिटेक्ट करती है साइकिल, उसको कितने ऑपरेशंस की नीड होती है, मैंने आपको ऊपर बताया O n स्क्वायर, जहां पर n जो है वो नंबर ऑफ वर्टाइसेस ग्राफ का
होता है, ठीक है। मतलब n इज द नंबर ऑफ वर्टाइसिस या n इज द नंबर ऑफ नोड्स, ठीक है। और वो कितने ऑपरेशन करता है, n स्क्वायर, ठीक है। सेवरल इंस्टेंसेस ऑफ रिसोर्स टाइप की बात करते हैं तो वेट फॉर स्कीम इज नॉट एप्लीकेबल टू रिसोर्स एलोकेशन। अब जब वेट फॉर ग्राफ की हम बात कर रहे हैं, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर रिसोर्स एलोकेशन सिस्टम विथ मल्टीपल इंस्टांसेस, क्योंकि हमने यही चीज देखी थी कि बैंकर्स एल्गोरिथम हमको कब यूज कर रहे थे, जब हमको मल्टीपल इंस्टांस मिल रहे थे, तो वहां पर आप बैंकर्स एल्गोरिथम को यूज नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। वी टर्न नाउ डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम दैट इज एप्लीकेबल टू सर्च सिस्टम, ठीक है। तो आप क्या करोगे, उस डेडलॉक डिटेक्शन की मदद लोगे। द एल्गोरिथम एम्प्लॉयज सेवरल टाइम वेराइंग डेटा स्ट्रक्चर दैट सिमिलर दोस यूज्ड बैंकर्स एल्गोरिथम। सेम जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम बैंकर्स एल्गोरिथम में भी डेटा स्ट्रक्चर को यूज करते हैं, कब, जब आपको मल्टीपल इंस्टांसेस की बात की जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अवेलेबल, तो आपको पता होना चाहिए कि कितने रिसोर्सेस अवेलेबल हैं। एलोकेशन, आपको ये पता होना चाहिए कि कितने जो रिसोर्सेस ऑलरेडी एलोकेटेड है, करंटली एलोकेटेड है, ठीक है। देखो ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी गिवन होगी, इसका अपन ये हमको पता नहीं होता, ये हमको ऑलरेडी बताया जाता है, ठीक है। अब रिक्वेस्ट की बात करते हैं कि वो कितने टोटल रिक्वेस्ट कर रहा है, दैट मीन्स मैक्सिमम नीड उसकी कितनी है। आगे देखते हैं। देखो डेडलॉक डिटेक्शन यूजेज, अगर हम इसकी बात करते हैं कि हम इसको क्यों यूज करते हैं, तो वी इवोक द डेडलॉक एल्गोरिथम। जब हम इवोक करते हैं डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम को, तो आंसर डिपेंड करता है टू फैक्टर्स पे। पहला कि हाउ ऑफन डेडलॉक लाइकली अकर, कब तक डेडलॉक अकर होगा, और कितनी थ्रेड जो है वो डेडलॉक को अफेक्ट कर रही है। हो सकता है कि सिर्फ एक थ्रेड है जो अफेक्ट कर रही है, या हो सकता है मल्टीपल थ्रेड जो है वो अफेक्ट कर रही है। सो देयर आर मेनी थिंग्स कि हमको, अगर आपको डेडलॉक को डिटेक्ट करना है तो सम फैक्टर्स जो है उस पर डिपेंड करते हैं, तो आप बस उनको पता कर लीजिए, तो वहां से हम डेडलॉक को पता कर सकते हैं, ठीक है। इफ डेडलॉक अकर फ्रिक्वेंटली द डिटेक्शन एल्गोरिथम शुड बी इवोक फ्रिक्वेंट, अगर डेडलॉक फ्रिक्वेंटली अकर होता है तो डिटेक्शन एल्गोरिथम भी उसी टाइम पे हो जाएगी, ठीक है। रिसोर्स एलोकेटेड टू डेडलॉक थ्रेड विल बी आइडल अंडर द डेडलॉक कैन बी ब्रोकन, ठीक है। अगर मैं बात करूं रिसोर्स एलोकेशन की, तो जब डेडलॉक थ्रेड जो रहते हैं वो आइडल रहते हैं, खाली रहते हैं, जब तक कि डेडलॉक को हम तोड़ नहीं देते, ब्लॉक नहीं कर देते। क्यों? क्योंकि हम उसको रिसोर्स को अवेलेबल ही नहीं करवा पा रहे हैं, ठीक है। इन एडिशन द नंबर ऑफ थ्रेड इन्वॉल्व डेडलॉक साइकिल में ग्रो, ठीक है। अगर हम बात करें नंबर ऑफ थ्रेड की जो इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि अगर देखो जब भी अगर हम डेडलॉक की बात करते हैं तो डेडलॉक कब ग्रो होगा, जब साइकिल जितनी बड़ी होगी, जितनी बड़ी साइकिल उतना बड़ा नंबर ऑफ थ्रेड, उतना बड़ा ऑफ नंबर ऑफ डेडलॉक, ठीक है। मतलब क्या कि अगर हमारे पास सिर्फ एक थ्रेड है जो डेडलॉक अकर करने में वो कर रहा है, तो हम उस थ्रेड को हटा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास मल्टीपल थ्रेड्स होंगे ना, तो फिर यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। तो वही बता रहे हैं कि नंबर ऑफ थ्रेड जितने ज्यादा होंगे डेडलॉक साइकिल में, उतना ज्यादा वो ग्रो करेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिकवरी की, तो हाउ कैन वी रिकवर फ्रॉम द डेडलॉक। तो यहाँ पर भी अलग अलग टाइप के जो एल्गोरिथम यूज होते हैं। हमने डिटेक्शन तो करा ही, आपने मान लो डिटेक्ट कर लिया, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप डिटेक्ट कर लोगे उसके बाद आपको उसकी रिकवरी भी करनी पड़ेगी, ठीक है। डिटरमाइन द डेडलॉक एग्जिस्ट, हमने अगर पता कर लिया है, जैसे आप पता कर सकते हो ना थ्रू बैंकर्स एल्गोरिथम, तो डेडलॉक एग्जिस्ट कर रहा है, तो सेवरल अल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी है कि हम ऑपरेटर को इन्फॉर्म कर दें कि डेडलॉक अकर हुआ है, और ऑपरेटर खुद से डील करेगा मैनुअली, ठीक है, उसके तरीके से। लेकिन अनदर पॉसिबिलिटी क्या है कि लेट द सिस्टम रिकवर फ्रॉम द डेडलॉक ऑटोमेटिकली, या तो हम ऑपरेटर को बोल दें, फर्स्ट कंडीशन की ऑपरेटर को बोल दे तो वो मैनुअली उसको हैंडल करेगा, जिसमें बहुत सारा टाइम कंज्यूम होगा विथ कैपेसिटी और मेनी कॉस्ट, ठीक है। और सेकंड कि सिस्टम को हम खुद से ऑटोमेटिकली रिकवर करने के लिए बोल दे कि भाई सिस्टम खुद ही हो जाएगा, तो उसको अपने हाल पे छोड़ दे। टू ऑप्शंस जो हैं वो ब्रेक कर सकते हैं डेडलॉक को। वन सिंपली, पहला क्या कि अबॉर्ट कर दो एक या एक से ज्यादा थ्रेड को जो सर्कुलर वेट बना रहे हैं। मैंने आपको बोला कि हम उस थ्रेड को ही हटा देंगे जो सर्कुलर वेट बनाने या डेडलॉक को अकर करने में हेल्प कर रही है, ठीक है। सेकंड क्या कि प्रिम्प्ट कर लो सम रिसोर्स को, वन और मोर थ्रेड इज डेडलॉक। देखो कभी कभी क्या होता है, जरूरी नहीं है, हो सकता है कि प्रोसेस या थ्रेड भी डेडलॉक क्रिएट कर सकती है, या फिर रिसोर्सेज भी डेडलॉक क्रिएट कर सकते हैं। आप जानते हो कि रिसोर्सेज को प्रिम्प्ट करना, क्योंकि प्रोसेस क्या होती है, जिद्दी होती है, प्रोसेस मांगती है कि मुझे ये रिसोर्स चाहिए, और दोनों प्रोसेस इस बात पे अड़ी रहती कि मुझे ये वाली प्रोसेस चाहिए, जब तक मुझे ये रिसोर्सेस नहीं मिलेगा
है ना, मैं ये वाला रिसोर्स नहीं छोड़ूंगी, तो वो एक तरीके से होल्ड एंड वेट वाली कंडीशन होती है कि जब तक वो होल्ड करके रखती है उसको दूसरा नहीं मिल जाता, वो वेट करती है। तो यहाँ पे प्रिम्पशन होता है, अगर हमने वो प्रिम्प्ट कर लिया, रिसोर्स ही उससे छीन लिया, तो फिर सवाल ही नहीं उठता वेट करने का और कंडीशन बनने का। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जो डेडलॉक रिकवरी में प्रोसेस एंड थ्रेड टर्मिनेशन, तो हम प्रोसेस को टर्मिनेट कर सकते हैं या फिर हम थ्रेड को टर्मिनेट कर सकते हैं। टू एलिमिनेट डेडलॉक बाय अबॉर्टिंग प्रोसेस और थ्रेड मेथड, है ना, जैसा कि हमने देखा अभी कि हम किसको अबॉर्ट कर सकते हैं, प्रोसेस को या तो थ्रेड को। द सिस्टम रिक्लेम्स ऑल द रिसोर्सेस एलोकेटेड टर्मिनेट प्रोसेस। क्या कर सकते हैं हम कि देखो, अगर हमारे हमने सिस्टम को या तो हम एक प्रोसेस को सारे ही रिसोर्सेस एलोकेट करवा दो, उसके बाद जब तक वो प्रोसेस टर्मिनेट नहीं हो जाती तब तक हम रुक जाएंगे। ठीक है, अब अबोर्ट द ऑल डेडलॉक प्रोसेस, हम क्या करते हैं, सारी डेडलॉक प्रोसेस को अबोर्ट कर देंगे, या फिर अबोर्ट वन प्रोसेस एट ए टाइम अंटिल द डेडलॉक साइकिल इज एलिमिनेटेड। एक 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 करके प्रोसेस को हम अबोर्ट करेंगे जब तक कि डेडलॉक साइकिल एलिमिनेट नहीं हो जाती। तो हमें उससे पता भी चल जाएगा कि कौन सी प्रोसेस की वजह से डेडलॉक क्रिएट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रिसोर्स को प्रिम्प्ट करना। मैंने आपको अभी बताया कि अगर प्रोसेस खुद से नहीं छोड़ती है तो हम उससे फोर्सफुली छुड़वा लेंगे रिसोर्सेस को। टू एलिमिनेट डेडलॉक यूजिंग रिसोर्स प्रिम्पशन, हम इसको एलिमिनेट करेंगे डेडलॉक को, क्योंकि हम किसका यूज कर रहे हैं, रिसोर्स प्रिम्पशन का। वी सक्सेसफुली प्रिम्प्ट सम रिसोर्सेज फ्रॉम प्रोसेस, किससे लेते हैं हम, प्रोसेस से, क्योंकि वो होल्ड करके रखती है। गिव दिस रिसोर्सेज टू अदर प्रोसेस अंटिल द डेडलॉक साइकिल इज ब्रोकन, जब तक ये प्रोसेस चलेगी जब तक डेडलॉक साइकिल टूट नहीं जाती। इफ प्रिम्पशन रिक्वायर्ड डील विद डेडलॉक, अगर हम प्रिम्पशन की रिक्वायर्ड होती है क्योंकि आप डेडलॉक से डील कर रहे हो, तो 3 इशू एड्रेस्ड होते हैं। कौन कौन से इशू, सबसे पहले कि सिलेक्ट द विक्टिम, आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि हु इज द विक्टिम, और मतलब लाइक प्रोसेस हो सकती है, मे बी थ्रेड हो सकता है ना, तो देयर में रोल बैक, आप क्या करोगे, रोल बैक करोगे, तो ये प्रोसेस है, ये तीनों आपको याद रखना इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप रोल बैक करोगे, ये सारे रिसोर्स हमने छीन लिए उनसे, जो भी प्रोसेस वो लेके बैठी थी, या फिर हमने अगर एक साथ बहुत सारे प्रोसेस को रिसोर्सेस एलोकेट कर रखे तो हम उसको रोल बैक कर देंगे, ताकि उससे क्या होगा कि जो रिसोर्स P2 को नहीं मिला है कभी भी, उसको मिल जाएगा और वो अपना काम फिनिश करके आगे बढ़ सकती है। ठीक है, थर्ड आता है स्टारवेशन। स्टारवेशन कब अकर होता है, जब एक साथ आपने मान लो कि प्रोसेस है और इस प्रोसेस को आपने सारे ही एक साथ रिसोर्स एलोकेट करवा दिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया कि रिसोर्स जम गए, मतलब रिसोर्स एलोकेट हो गए, तो बहुत सारे रिसोर्स यहाँ पे इकट्ठे हो गए, कलेक्ट हो गए, तो दैट इज कॉल्ड दिस स्टारवेशन। ठीक है, सो दिस इज अबाउट दिस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए कि हम किस तरीके से रिकवरी कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस। थैंक यू।